सभी को नमस्कार। आगे हम पाठ करने जा रहे हैं मोक्षवादी दृष्टिकोण। तो इससे आगे जो हमने पिछली वीडियो जहाँ समाप्त किया था उससे आगे चलते हैं। इसमें जो मोक्ष हैं उनके विचार हैं। शुरुआत करते हैं। मोक्ष इस सरल अभिमत से आरंभ करता है कि जीवित रहने के लिए मानव को भोजन तथा भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करना आवश्यक है। इस क्रिया में वह अन्य व्यक्तियों से संबंध स्थापित करता है। सरल आखिर चरण से मतलब जो बुनियादी ज़रूरतें होती हैं उसको इकट्ठा करने की कोशिश करता है और लोगों से संबंध बनाता है। समाज में जटिल औद्योगिक चरण तक उत्पादन एक सामाजिक उद्यम है। मतलब समाज में अपने आप को मिलाना। प्रागैतिहासिक मतलब पुराने समय में समाजों के अलावा सभी समाज आधारभूत विरोधाभास रखते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने वर्तमान स्वरूप में जीवित न रहेंगे। इन प्रतिवादों में निर्धन का शोषण धनी के द्वारा होता था और जो सामंत लोग थे, जो जमींदार लोग थे, वो लोग कृषि लोगों का शोषण करते थे। तो पुराने ज़माने में जो प्रागैतिहासिक समाज था उसमें ऐसा व्याप्त था। तो जो पूंजीवादी समाज में पूंजीपति अपने श्रमिक का शोषण करते थे। जो मजदूर हुआ करते थे पूंजीपतियों में, जो चल रहा है पूंजीपति समाज, इसमें श्रमिकों का शोषण किया जाता है। ये इन दोनों वर्गों के बीच हितों का मूलभूत संघर्ष उत्पन्न करता है। दोनों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है क्योंकि एक दूसरे की लागत पर लाभ उठाता है। ये दोनों ही एक दूसरे की लागत पर लाभ उठाना चाहते हैं, तभी इनके बीच में संघर्ष होता है। जो पूंजीपति वर्ग है ये श्रमिकों का शोषण ज़्यादा मात्रा में करता है। मोक्स मानता है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है अनेक सामाजिक समस्याओं से ग्रसित है, जैसे कि मानव का मानव के द्वारा शोषण किया जाता है, असमानता और गरीबी फैली हुई है, अपने द्वारा उत्पादित वस्तु से श्रमिक का अलगाव है और अपमानवीकरण है, सम्मान नहीं है इतना। इस प्रसंग में हम मार्क्सवादी सैद्धांतिक ढांचे में असमानता तथा निर्धनता के विषय के रूप से विवेचना करना चाहेंगे। दोनों समस्याएं भारतीय समाज में विशेष रूप से संबंधित हैं। तो आगे पढ़ते हैं। असमानता। मोक्स के अनुसार असमानता सभी समाज में घटित होती है क्योंकि उत्पादन के साधनों का असमान वितरण है। जो उत्पादन में जो समानताओं में असमान वितरण है। मोक्सवादी परिप्रेक्ष्य में एक समाज की समानता पर आधारित प्रमुख पूर्वापेक्षा है कि हर एक को उसकी आवश्यकता अनुसार, जबकि पूंजीवादी व्यवस्था में प्रकारवादी विश्लेषण में हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार पर बल दिया जाता है। मोक्ष इसमें कहने का भाव ये है कि मोक्सवादी मोक्सवादी समाज में जो समानता है वो सभी को समान नज़र से देखा जाता है, जबकि पूंजीवादी में ये किया जाता है कि व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार उसे हर चीज़ दिया जाता है या उसे प्राप्त होता है उसकी क्षमता के अनुसार। तो आगे पढ़ते हैं। प्रकारवादी तथा मोक्षवादी असमानता के स्रोतों से असहमत है। दोनों सहमत हैं कि असमानता समाज में श्रम विभाजन से जुड़ी है। मोक्स ने ये बल देकर कहा है कि सामाजिक असमानता अंतिम रूप से आर्थिक असमानता तथा वंचन का परिणाम है। प्रकारवादियों के अनुसार स्तरीकरण समाज के लिए प्रकारात्मक है तथा स्तरीकृत समाजों में सामाजिक असमानता का होना स्वाभाविक है। जब समाज में परिवर्तन आते हैं तो उसमें जो संघर्ष होता है उस परिवर्तन के दौरान उसमें भी असमानता का होना स्वाभाविक ही होता है। यही बात इसमें की गई है। सभी मानव के गुण, योग्यता, निष्पादन तथा उपलब्धियां समान नहीं होती। इस प्रकार प्रकारवादी विश्लेषण में सामाजिक असमानता भी प्रकारवादी दिखाई देती है। सभी मानव की उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी उपलब्धियों के अनुसार उसे योग्यता प्रदान होती है, उपलब्धि प्रदान होती है। आगे पढ़ते हैं। निर्धनता। पूंजीवादी समाज में निर्धनता मोक्स के अनुसार
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा जनित असमानता के संदर्भ में समझी जा सकती है। उत्पादन के साधनों के जो स्वामी हैं उन्हीं के पास धन का संकेंद्रीकरण पाया जाता है, उनके पास धन पाया जाता है बड़ी मात्रा में, जबकि श्रमिक वर्ग सदस्य केवल अपनी श्रम के स्वामी हैं, केवल अपनी शक्ति, अपने बल पे ही, सिर्फ वो अपनी मजदूरी पर ही वह अपने बल पे ही उसके स्वामी हैं, जिसे वह श्रमिक बाजार में मजदूर के बदले बेचने के लिए बात है। वो सिर्फ मेहनत ही कर सकते हैं, अपने शरीर का पसीना बहा कर ही वो पैसे कमा सकते हैं। इस प्रकार इसमें कहा गया है कि श्रमिक बाजार में मजदूरी के बदले बेचने के लिए बाध्य है। आगे पढ़ते हैं। मोक्सवादी परिप्रेक्ष्य में पूंजीवादी समाज में राज्य शासक वर्ग के हितों का परावर्तन करता है, इसलिए सरकारी उपायों से निर्धनता के कठोर प्रभावों को कम करने के सिवाय बहुत थोड़ी आशा की जा सकती है। इतनी ज़्यादा मात्रा में अगर कहो तो परिवर्तन सरकार कर दे तो ऐसा नहीं है, बहुत ही थोड़ी परिवर्तन हो रहा है इस तरह से। पूंजीवादी समाज में भी सामाजिक कल्याण एवं सुरक्षा को इसलिए अपनाया गया है ताकि निर्धन एवं सामाजिक रूप से वंचित लोगों की कठिनाइयों को कम किया जा सके। पूंजीवादी समाजों में भी सामाजिक कल्याण एवं सुरक्षा को इसलिए अपनाया गया है ताकि निर्धन एवं सामाजिक रूप से वंचित लोगों की कठिनाई को कम किया जा सके। इन उपायों ने सहतार्थी की सहायता की है, जो सहायता जिनको चाहिए उनकी तो सहायता की ही है, परंतु उनका परिणाम धन का धनी से निर्धन को पूर्ण वितरण नहीं है। अति निर्धनता तथा कुछ ही हाथों में धन का एकत्र हो जाना पूंजीवादी व्यवस्था के अपरिहार्य परिणाम है। निर्धनता का हल सामाजिक सुरक्षा के उपायों में सुधार नहीं है। पूंजीवादी व्यवस्था में सामाजिक समस्याओं की तरह उसके लिए सामाजिक संरचना में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। अब पढ़ते हैं सामाजिक समस्याओं का गांधीवादी दृष्टिकोण। गांधी जी का क्या दृष्टिकोण था सामाजिक समस्याओं को लेकर? तो गांधीवादी दृष्टिकोण को उचित रूप समझने के लिए उसकी मूलभूत परिप्रेक्ष्य तथा तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों से स्पष्ट भेद करना आवश्यक है। जहाँ तक कि उसके मूलभूत परिप्रेक्ष्य का संबंध है, गांधी एक नैतिक व्यवस्था की रचना करना चाहते थे जो सत्य, अहिंसा, स्वराज्य, शक्ति एवं अर्थव्यवस्था का विकेंद्रीकरण, सादगी एवं निश्चित शांतिपूर्ण साधनों द्वारा अन्याय का प्रतिरोध, जिसे सत्याग्रह कहा जाता है, पर आधारित हो। गांधी के युग में भारतीय समाज के सामने अनेक सामाजिक समस्याएं थीं। इनमें से कुछ बड़े, अन्य छोटे पैमाने की थीं, जैसे कि स्त्रियों की निम्न स्थिति, अस्पृश्यता, निर्धनता, निरक्षरता, कम पढ़े लिखे, निरक्षरता, उपनिवेशी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा दैनिक राजनीतिक समस्याएं। जब एक गांधी भारतीय राजनीति पटल पर एक राजनीतिक एवं एक सामाजिक विचारक के रूप में प्रकट हुए, वह इनकी गंभीरता से परिचित थे। पढ़ते हैं साधन एवं साध्य। मतलब साधन भी सही होने चाहिए और जो रास्ता है वो भी सही अपनाना चाहिए। पहला पॉइंट है गांधीवादी दृष्टिकोण का। तो सामाजिक समस्याओं का गांधीवादी दृष्टिकोण साधन तथा साध्य को एक समग्र के भाग मानता है, जिसका लोकातीत संदर्भ है, मोक्ष की तरह नहीं जो साध्य पर विशेष बल देते हैं। गांधी एक शोषण रहित सामाजिक व्यवस्था के पक्षधर थे कि समाज एक शोषण रहित हो रहे, कोई भी किसी के शोषण का शिकार ना हो, क्योंकि वे भली प्रकार समझते थे कि हिंसा एक शोषणपूर्ण व्यवस्था में निहित होती है। गांधी के जीवन का महत्व लक्ष्य भारत के लिए स्वराज्य की प्राप्ति था, मतलब अपने देश पर अपना राज्य, स्वराज्य प्राप्ति करना था। उनका सामाजिक राजनीतिक दर्शन सत्य, अहिंसा, साधन साध्य की एकता पर आधारित था। तो अब पढ़ते हैं गांधी के लिए साधन उपकरण मात्र नहीं है, वह सृजनशील क्षमता से परिपूर्ण है। उनकी रचनात्मक साधनों की खोज ने जो एक सकारात्मक आध्यात्मिक निर्णय से निस्तुत है, मानव जाति को एक ऐसा नैतिक अस्त्र प्रदान किया जो सब प्रकार के उत्पीड़नों का विरोध करने के लिए है, चाहे ये उत्पीड़न सामाजिक व्यवस्था के अंदर किया गए हों या बाहर से। गांधी ने इस नैतिक अस्त्र को सत्याग्रह के नाम से पुकारा।
उनके लिए केवल साध्य सही नहीं बल्कि उनको प्राप्त करने वाले साधन भी उतने ही पवित्र होने चाहिए। हर रास्ता भी पवित्र होना चाहिए और कोई भी कार्य करे तो नियम कानून और जो सही हो, जो समाज के हित में हो, उसी के अनुसार कार्य करें। पढ़ते हैं नवीन आर्थिक व्यवस्था। नई आर्थिक व्यवस्था क्या चाहते थे वो? गांधी ने कहा कि एक अहिंसक समाज की रचना कारखाने की सभ्यता पर नहीं हो सकती, बल्कि उसकी रचना स्वयं निर्भर गांव से ही हो सकती है। आज की प्रचलित हिंसा की जड़ें मुख्यतः आर्थिक कारकों में है तथा उसका उपचार समाज में धन के केंद्रीकरण को हटाना है। जैसे धन का सिर्फ अमीर लोगों के पास हो जाना इकट्ठा, तो उसको हटाना है। उत्पादन व्यवस्था को आवश्यकता के प्रगतिशील तथा नियमित अल्पीकरण के आदर्श पर आधारित होना चाहिए। उत्पादन जो व्यवस्था है उसको एक ऐसी विकास स्तर होनी चाहिए सब पर एक आदर्श पर आधारित होना चाहिए, ना कि आवश्यकताओं के बहुलीकरण पर, ना कि बिना आवश्यकता पर भी उसको प्रयोग में बहुत मात्रा में बनाया जाए। तो इस पर नहीं होना चाहिए, आवश्यकता के अनुकूल ही होना चाहिए। अर्थव्यवस्था को जीवन केंद्रित होना चाहिए, ना कि वस्तुओं के विशाल उत्पादन पर। इसका अर्थ है कि सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को आवश्यकता अनुकूल उत्पादन के आध्यात्मिक सिद्धांत पर चलना चाहिए, ना कि अधिकतमकरण सिद्धांत पर। परिमाणतः इसे एक शोषण रहित अर्थव्यवस्था होना है जो सरल और सीमित औद्योगिक पर आधारित हो। सामाजिक और आर्थिक संगठन पर केंद्रीकरण होना चाहिए जिसका आधार आवश्यकता अनुकूल संयुक्तता का सिद्धांत हो, मतलब आवश्यकता के अनुसार ही उसका प्रयोग में लाया जाना चाहिए। सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को संप्रदाय रहित और अजनशीलता रहित होना चाहिए जिसका आधार न्यायिकता का सिद्धांत हो। मतलब कंपटीशन, इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होना चाहिए चीज़ों को बनाने में कि जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए और उसकी ज़रूरत इतनी हो ही ना, तो उसको एक अनुकूल उसमें ही बनाना चाहिए। किसी भी औद्योगिक समाज में हो, किसी भी विषय को संबंधित हो। अब पढ़ते हैं असमानता। गांधीवादी दृष्टिकोण ये विचार प्रस्तुत करता है कि आर्थिक समानता का लक्ष्य मजदूरी की समानता है जो एक ईमानदारी से दिन भर काम करने पर एक व्यक्ति को दी जाती है, चाहे वह वकील, डॉक्टर, शिक्षक या मेहनतर ही क्यों ना हो। समानता की स्थिति से पहुंचने के लिए अग्रिम उन्नतिशील प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अंततः गांधीवादी विचारों में आर्थिक समानता का अर्थ ये नहीं है कि सभी व्यक्तियों शब्दार्थ के अनुसार समान धनराशि तो सांसारिक वस्तुओं की समान तादाद के कब्जे में होगी। यह संभव है कि धनवान और निर्धन के बीच अंतर को कम किया जाए। उन थोड़े से धनवानों व्यक्तियों को जिसके पास राष्ट्र की संपत्ति का बहुत बड़ा भाग या अंश एकत्रित है, सामान्य रूप से नीचे की ओर संपर्क करना चाहिए तथा उन लाखों निर्धन मूक व्यक्तियों को ये स्तर को ऊपर लेकर जाना चाहिए। इसके अंतर्गत हर एक को एक संतुलित आहार, रहने के लिए समुचित आवास और अपने तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़ा और बच्चों को शिक्षित करने के लिए सुविधाएं तथा चिकित्सा संबंधी हॉस्पिटल संबंधित सहायता निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। अंततः आर्थिक समानता का अर्थ, वास्तविक अर्थ ये है कि हर एक को उसकी आवश्यकता अनुसार सुविधाएं प्राप्त हों। गांधी एक प्राणहीन समानता पैदा नहीं करना चाहते थे जहां हर एक मानव अपनी योग्यता से अधिक प्रयोग की संभावना में अक्षम हो जाए या अक्षम कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा समाज अपने विनाश के बीज के साथ ही वहन करता है। वे चाहते थे कि धनी अपनी संपत्ति को निर्धन के धरोहर मान कर रखे ताकि उनके लिए वह उनको छोड़ सकें। हिंसात्मक ढंग से धनी को संपत्ति से बेदखल कर देने से आर्थिक समानता की स्थिति को नहीं लाया जा सकता। हिंसात्मक क्रिया से समाज को कोई लाभ नहीं होता क्योंकि उससे एक मानव के स्वाभाविक गुण नष्ट हो जाते हैं जो कि उत्पादन करने की योग्यता रखता हो तो संपत्ति में वृद्धि कर सकता हो। जाति व्यवस्था एवं अस्पृश्यता। अपने पहले ही लेखों में गांधी वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति अनुकूल जान पड़ते हैं जिसमें उनका निहित अर्थ आत्म संयम, संरक्षण तथा शक्ति के में तीव्रता है। किसी एक वर्ण को दूसरे से अन्यायपूर्ण अपनी उच्च परिस्थिति के हक की मांग करना मानवीय प्रतिष्ठा को नकारना है।
और विशेषतः समाज को उस भाग के लिए जिसे एक अनुचित ढंग से अस्पृश्य माना जाता हो। अस्पृश्यता एक अभिशाप है जो हमको प्राप्त हुई है। जब तक हिंदू अस्पृश्यता को अपने धर्म का हिस्सा मानते रहेंगे तब तक स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता। रचनात्मक कार्यक्रम। गांधी जी ने अस्पृश्यता को हरिजन नाम से संबोधित किया, मतलब हरि के जन, हरि के लोग। वे अस्पृश्यता उन्मूलन के इतने चिंतित थे, ख़त्म करने के लिए इतने चिंतित थे कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साधारण सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और केवल अस्पृश्यता ख़त्म करने के लिए काम करने का निश्चय किया। अस्पृश्यता को दूर करने तथा खादी को प्रोत्साहित करने के अतिरिक्त गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रम में सांप्रदायिक एकता, मद्य निषेध, ग्रामीण स्वच्छता, स्वस्थ विज्ञान, बुनियादी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा साक्षरता, स्त्रियों का उत्थान, हिंदी का प्रसार, आर्थिक समानता के लिए कार्य, आदिवासियों की सेवा तथा छात्रों, किसानों, श्रमिकों का सहयोग सम्मिलित है। यह रचनात्मक कार्यक्रम है, इसमें सभी का एक अच्छा भविष्य तय करना, एक समानता पर आधारित हो। गांधीवादी विचारधारा में सामुदायिक व्यवस्था के उद्देश्य शोषण रहित जीवन पर निर्भर थे, जो कि गांधी के द्वारा प्रदत्त 11 संकल्पों से समझता रखे थे। ये संकल्प था सत्य, अहिंसा, स्वाद नियंत्रण, चोरी न करना, अपरिग्रह, अभय, स्वदेशी, अस्पृश्यता हटाया जाना, श्रम सहनशीलता करना तथा धर्म में समानता। ये सारी चीज़ें 11 जो गांधी जी की एक सामुदायिक व्यवस्था के अंतर्गत थी, जिसे वो मानते थे और समाज में मानने के लिए आग्रह करते थे। और सारे ये प्रश्न हैं जिसमें कॉल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज की क्या सामाजिक समस्या होती है, तो ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है गांधीवादी विचारधारा के प्रमुख विशेषता बताई, जिसमें हमने ये विशेषताएं पढ़ी, असमानता पढ़ी, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता पढ़ी, रचनात्मक कार्यक्रम पढ़ा, तो सारे पॉइंट्स थे। तो आगे बढ़ते हैं। इन दृष्टिकोणों की अपर्याप्तता। प्रकारवादी, मार्क्सवादी तथा गांधीवादी 3 लोग थे। प्रकारवादी, मार्क्सवादी और गांधीवादी दृष्टिकोणों ने अपने परिप्रेक्ष्य में सामाजिक समस्याएं को समझने का प्रयास किया है। कोई भी नज़रिया अंतिम नहीं माना जाएगा। हमको ये ध्यान रखना है कि इन नज़रियों, इन दृष्टिकोणों को अपने काल एवं उद्गम स्थान की आवश्यकताओं के अनुसार उद्भव हुआ है। मतलब अपने काल में जो भी समस्याएं उठी हैं उन्हीं के अनुसार ये सारे कदम उठाए गए थे। उसके बाद शास्त्रीय प्रकारवादी जैसे काप्टे, स्पेंसर, दिकीम का संबंध 19वीं शताब्दी के यूरोपीय समाज की समस्याओं से था, और जो कि बदलाव की प्रक्रिया की नवीन चुनौतियों का अनुभव कर रहा था। अर्थात ग्रामीण से नगरीय हुआ, कृषि से औद्योगिक हुआ, सामंती से पूंजीवादी व्यवस्था की ओर बढ़ रहा था। स्वाभाविक रूप से उनका संबंध समाज के पुनर्गठन, प्राथमिक एकीकरण, सामाजिक एकमता से था। दूसरी ओर कार्ल मार्क्स का अधिकांश संबंध मानव समाज के ऐतिहासिक विकास, औद्योगिकरण एवं पूंजीवादी से उत्पन्न समस्याओं से था, जैसा कि परिवेकरण अथवा सिद्धवसधन, मानव द्वारा शोषण, अपमानवीकरण तथा कार्य करने की दशाएं। गांधी का प्रमुख संबंध भारतीय समाज की समस्याओं से था, जैसे कि उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, शोषण, स्त्रियों की परिस्थिति, मद्यपान, ग्रामीण समुदाय का दुर्बल होना तथा विनाश की ओर बढ़ना तथा घरेलू उद्योग धंधों का विनाश होना इत्यादि। इससे गांधी जी काफ़ी चिंतित थे, उन्होंने इसके लिए बहुत इसको हटाने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए बहुत प्रयास किए। आगे बढ़ते हैं। प्रकारवादी दृष्टिकोण का समीक्षात्मक पुनर्विवेचन। मतलब प्रकारवादी जो दृष्टिकोण है जो हमने पढ़ा उसका दोबारा से समीक्षात्मक किया जा रहा है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दुष्क्रियात्मक पक्षों के विषय में सरोकिन सवाल करता है कि सुकुरात, ईसा तथा मोक्ष की क्रियाओं को क्या कहा जा सकता है, प्रकारवादी या दुष्क्रियावादी। पूर्वकालीन ईसाई समुदाय द्वारा किया गया बल या नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वालों के द्वारा दिया गया बल
अनुकूलन पर है या प्रतिकूलन पर, मतलब सही या गलत उस पर किया जा रहा है। इन प्रश्नों के उत्तर इस पर निर्भर होंगे कि हम पहचान क्रमशः इन समाजों के किस पक्ष के साथ रखते हैं। इसमें यही बात की गई जो राइटर्स हैं उन्होंने अपने अपने पक्ष रखी हैं। किसी के पक्ष को गलत कहा है, किसी ने उसको सही कहा है, तो वही बात इसमें की गई है। तो आगे पढ़ते हैं। वह मानव क्रियाओं का निर्धारणवादी दृष्टिकोण प्रदान करता है, क्योंकि ये वर्णन किया गया है कि मानव का व्यवहार व्यवस्था द्वारा निर्धारित है। मानव को एक स्वचालित यंत्र कार्यक्रमबद्धता निर्देशित तथा व्यवस्था द्वारा चित्रित किया गया है। मतलब इसमें किया गया है कि इसमें यही चीज़ बात की गई है कि जो भी नियम कानून बनाए गए हैं मानव द्वारा, उनका लोगों द्वारा पालन करना, जो निर्देशित या व्यवस्थाएं हैं वो लोगों के एक समूह को या एक सदस्यों के समूह को मनवाता है, तो उसे बाध्य करता है मानने के लिए। आगे पढ़ते हैं। एल्विन गुल्डनर कहता है कि साध्य तथा मूल्य जिनका मानव अनुसरण करता है कि महत्व पर बल देते समय पार्सन्स कभी नहीं पूछता कि ये किसके साध्य या मूल्य हैं। थोड़े से प्रकारवादी इस संभावनाओं को स्वीकार करते हैं कि समाज में कुछ समूह अपने हितों के संदर्भ में क्रिया करते हुए दूसरों पर प्रभाव जमाते हैं। इस दृष्टिकोण से सामाजिक व्यवस्था शक्ति मान के द्वारा आरोपित है तथा मूल्य व्यवस्थाएं केवल प्रभावी समूह की स्थिति की वैधता प्रदान करते हैं। आगे इसी में ये बात की गई। संघर्ष भी व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। अंततः सामाजिक समस्याओं के समाजशास्त्री विश्लेषण में समान रूप से सार्थक है। प्रकारवादी दृष्टिकोण में ऐतिहासिक व्याख्याओं की समाज द्वारा उसकी समस्याओं को समझने में बहुत कम स्थान दिया गया है। इसमें एक आ गया जो इतिहास में जो भी समस्याएं हुई थी उसको स्थान बहुत कम दिया गया है, इतनी गहराई से उसको स्थान नहीं दिया गया या उसकी व्याख्या नहीं की गई है। तो इसमें आपको यही चीज़ या इस पैराग्राफ में यही चीज़ आपको समझने की कोशिश करनी है कि एक नियम कानूनों द्वारा हर व्यक्ति को, एक समूह या कोई वर्ग है, एक नियम कानून एक सदस्यों को मानने को बाध्य करता है, जिसमें उन सभी शक्तियों का ऊपर उठना है जो व्यवस्था और व्यवस्थाओं को नियंत्रित करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इसमें आपने समझ लिया होगा, इसमें मैंने जो पढ़ा अभी, अगर आपको क्लियर और अच्छे से नहीं हुआ तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अपने प्रकारवादियों दृष्टिकोण में व्यवस्था के भाग इसलिए अस्तित्व रखते हैं क्योंकि उनके लाभदायक परिणाम समग्र व्यवस्था के लिए है। वे मानव क्रियाओं का निर्धारणवादी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं क्योंकि वर्णन ये किया गया है कि मानव का व्यवहार व्यवस्था द्वारा निर्धारित है, जिसे उसको पालन करने होता है। और इसमें पढ़ेंगे मॉक्सवादी दृष्टिकोण की आलोचनात्मक समीक्षा। तो इसमें मेन पढ़ते हैं मॉक्सवाद एक सिद्धांत के रूप में, मॉक्सवाद एक क्रियान्वयन के रूप में। तो इसमें हम मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जिससे आपको डिफ़िकल्टी ना हो।